स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Am I visible as well as audible guys? थोड़ा सा 1 मिनट का लैग रहता है इसमें, so I need to verify. Okay? Yes, clear है? Clear, right? Everything is clear. Issue है? No. Perfect, good. Okay, so दोस्तों, yes. So recently, कल परसों के दिन में ही डोनाल्ड ट्रम्प हैड साइंड अ सीज फायर विद ईरान एंड देयरआफ्टर इजराइल। अभी आज ही ऑफलाइन फैसिलिटी में एक बच्चा मिलने आया था एंड ही हैड अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन कि सर अगर ईरान इतना हार के कगार पे था एंड कहीं ना कहीं तो आयतुल्ला खोमेनी जो है ये छुपने के कगार पे भी चले गए थे, तो वाई वेस्ट डिड नॉट कैरी आउट द रेजीम चेंज। ईरान में जो है अमेरिका हमेशा जाने से डरता क्यों है, या फिर ईरान ही नहीं तो जो बड़े बड़े एंशियंट सिविलाइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं तो अमेरिका जा नहीं रहा है। दैट क्वेश्चन वॉज क्यूरियस। आई टोल्ड हिम दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे। तो आज इसी के ऊपर हम लोगों को वीडियो बनाना है कि वेन एवर वी आर सीइंग अ बिगर कंट्री मतलब आप पकड़ के चलो इंडिया या फिर चाइना या फिर इवन यू कैन टॉक अबाउट यू कैन से दैट पर्शिया मतलब ईरान, ये ऐसे बड़े बड़े कंट्री में जो है अमेरिका या फिर वेस्टर्न पावर जाने से जो इतना डरते क्यों है। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन। ऑब्वियसली सबसे पहले जो वी नीड टू सी द फैक्ट कि अगर हम लोग फैक्ट देखते हैं तो एंशिएंट टाइम पीरियड से ही हम लोगों को कहीं ना कहीं तो एक लेसन्स मिलता है। एज आई टोल्ड यू ऑन न्यूमरस ओकेजन इन आवर पेड लेक्चर कि इतिहास के अभी के अगर आप कोई भी इवेंट देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं तो आंसर आपको इतिहास में मिलने ही वाला है। एंड वही वाले आंसर जो है देखने के लिए देयर आर सर्टन फैक्ट्स दैट वी आर हैविंग। एंशिएंट टाइम पीरियड से अगर हमने देखा तो दो बड़े एम्पायर थे। वी आर हैविंग पर्शियन एम्पायर, आज सिंस पर्शिया विल बी द फोकस पॉइंट। इन्होंने जो ग्रीक के ऊपर अटैक किया, ग्रीक खत्म नहीं हो पाया। Athens was invaded and Athens was the birthplace of the democracy we can say. And Athens जो birthplace of the democracy है वो कभी कोलैप्स हो ही नहीं पाया। एंड वही अगर हम लोग देखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यही अथेंस या फिर मैसिडोनिया वाला जो एरिया है वहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है कहीं ना कहीं तो जाके जो है पर्शिया के ऊपर इन्वेजन कर चुका है। द डाटा इज़ देयर कि 480 BC में क्वीन जेरेक्स जो पर्शिया के एक्मेनिड डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे उन्होंने एथेंस को डिस्ट्रॉय किया। अथेंस ख़त्म नहीं हो पाया। अथेंस अल्टीमेटली रोज लाइक अ फीनिक्स। अथेंस से ही कहीं ना कहीं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का राइज ट्रेस किया जाता है समवेयर अराउंड 4th century BC। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 326 BC अलेक्जेंडर द ग्रेट ने परसेपोलिस को जला के रखा था विच वॉज द कैपिटल ऑफ द पर्शिया। कहीं ना कहीं तो दोनों पर्टिकुलर इवेंट में आपको दिखाई देगा कि एंशिएंट टाइम पीरियड से ये रेजीम चेंज या फिर बेसिकली कोलैप्स ऑफ द एम्पायर के जो इवेंट हुए हैं ना अलेक्जेंडर सक्सीड हो पाया ना ही कहीं ना कहीं तो जेरेस सक्सीड हो पाया। इनफैक्ट यही जेरेस से ग्रैंडफादर हुआ करते थे डैरियस द ग्रेट जिन्होंने 518 BC में इंडिया के ऊपर एक इन्वेजन किया। दे ट्राई टू एनहाइलेट इंडियन सिविलाइजेशन ऑल्सो बट वो हो नहीं पाया। एंड इवन मीडियल इंडिया की भी अगर हम लोग बातें करते हैं तो मीडियल इंडिया में ऑटोमन टर्क ट्राइड द सेम। ऑटोमन टर्क ने जो पर्शिया को ख़त्म करना चालू किया, खो नहीं पाया। ऑटोमन टर्क ने इवन ग्रीस को जो है ख़त्म करने की कोशिश की, ग्रीस के अंदर वो घुस भी गए बट फिर भी 19th century आते आते ग्रीस ने अपना इंडिपेंडेंस जो वापस ले लिया 1803 एंड आफ्टर 1829-1830 ग्रीक ने अपने इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो करके रखे हुए। तो जब हम लोग ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की बातें करते हैं तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में ऐसी कोई ना कोई तो चीज़ें है जिसकी वजह से सिविलाइजेशन कोलैप्स नहीं होते। आप सीरिया देख लेना या फिर आप लीबिया देख लेना या फिर आप सूडान देख लेना या फिर आप ओमान देख लेना, येमेन देख लेना। ये वो वाली कंट्रीज़ है जहाँ पे अमेरिका चाइना ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज जो है जाते हैं एंड आफ्टर उनको ख़त्म कर देते हैं। बट फिर एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं तो फिर इंडिया, ग्रीक, पर्शिया या फिर इवन चाइना ऐसे बड़े सिविलाइजेशन के साथ जो हो नहीं पाती है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट सिविलाइजेशन, ये जब आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑलवेज वेरी टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर कंट्रीज हु ऑलवेज बोस्ट अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन। आज जो हम लोग इसी के ऊपर जो बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक पे जाने से वी नीड टू टॉक अबाउट द 20th century सिनेरियो। 20th century सिनेरियोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के टाइम पीरियड में एज यू माइट बी नोइंग कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री एक नेशन स्टेट है। एंड दैट्स से हम लोगों को जो है सबसे पहले नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब आप नेशन स्टेट को समझोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि अमेरिका छोटे मोटे कंट्री में क्यों घुसता है बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अमेरिका बड़ी कंट्री जैसे ईरान है या फिर इंडिया है या फिर चाइना है यहाँ पे नहीं जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ पर्शिया में ही एंटर करने से मना नहीं किया, कहीं ना कहीं तो चाइना के आगे भी वो सकम हुए ही है।
एंड रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने काफ़ी बढ़िया ट्वीट भी करके रखा हुआ था कि कंट्रीज कम कंट्री गोज़, एंड ये चीज़ जो है अमेरिका को समझनी पड़ेगी कि आज वो टॉप पे है, कल वो नहीं रहेगी। ये समझ जो है ये कंट्रीज़ में है, चाइना में है, अमेरिका में है, पर्शिया में है, कहीं ना कहीं तो ग्रीक में है, बट ये समझ जो है ये नेशन स्टेट्स में नहीं होती है, जो न्यूली क्रिएटेड कंट्री है। एंड नेशन स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं तो नेशन स्टेट जो है इट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द नेशनलिज्म। एंड नेशनलिज्म जो है इसी को आपको जो है थोड़ा बहुत समझना है। जब हम लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म के जो है थोड़े से 4 पैरामीटर होते हैं। एक होता है आपका रिलीजियस नेशनलिज्म, देयर आफ्टर एक होता है आपका लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, देयर आफ्टर एक होता है आपका एथनिक नेशनलिज्म, एंड देयर आफ्टर एक होता है आपका सेक्युलर नेशनलिज्म। ऐसे टोटल 4 नेशनलिज्म के जो वेरिएंट है ये 20th सेंचुरी में हमेशा हर एक कंट्री में चलते हैं। आपने इंडिया में भी सुना होगा कि आप सेक्युलरिस्ट हो या फिर नेशनलिस्ट हो, कहीं ना कहीं तो सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिज्म में एक बंदा जो उलझ के ही रह जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि देशभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या नहीं है। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एग्जिस्टिंग सिनेरियोज क्या है अभी के लिए जब नेशन बनते हैं या फिर न्यूली क्रिएटेड नेशन जो है वो किस तरीके से बने हैं। सबसे पहले जो है नेशनलिज्म इज़ नथिंग बट द फीलिंग दैट विल बाइंड यू टू योर लैंड। ये फीलिंग हमेशा जनरेटेड फीलिंग होती है। अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री को लॉयल्टी देते हो तो ये लॉयल्टी डेवलप की गई है ना ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 100 ईयर्स। आप आज हम लोग बैठे हैं 2025 में, आप 100 ईयर्स बैक जाओ 1925 एंड दुनिया की पॉलिटिकल मैप में आपको ऐसी बहुतों कंट्री दिखाई देगी जो उस ज़माने में नहीं थी। इवन इंडिया जो है उस ज़माने में अखंड हुआ करता था जस्ट 1925 में। तो लास्ट 100 ईयर में जो चेंजेस कैरी आउट किए गए हैं दुनिया के पॉलिटिकल मैप में, इसमें ये नेशनलिज्म वॉज द बेस। एंड जब नेशनलिज्म बेस होता है तो ये नेशनलिज्म कहीं ना कहीं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही हर एक कंट्री में डेवलप करवाया। तो वो जब करवाएंगे तो बड़ी सोच समझ के उन्होंने पैरामीटर भी डेवलप करवा के रखे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल रिलीजियस नेशनलिज्म इज़ देयर। रिलीजियस नेशनलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो रिलीजियस नेशनलिज्म में वी फाइंड दैट इट इज़ रिलीजन दैट बाइंड्स यू टू योर पर्टिकुलर लैंड। सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया का ही लेना, इंडिया व्हेन इट वाज क्रिएटेड तो इंडिया में आपको जो रिलीजियस नेशनलिज्म दिखाई देगा हिंदू नेशनलिज्म। कहीं ना कहीं तो जब लोकमान्य तिलक ने इंडिया को क्रिएट करने का सपना देखा तो तिलक जी स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल, तिलक जी स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल, हमको हमेशा बताया जाता है राइट। एंड जब गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल जब निकाले गए तो यही गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल में कहीं ना कहीं तो जो अपने रिलीजन का सहारा लेके लोगों को नेशनल बनाना चालू किया ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। फिर इंडिया का नेशनलिज्म मतलब भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सारे कहीं ना कहीं तो जो रिलीजियस टिंज वाले जो मैटर पे जो रह गया। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जिन्हा ने भी वही किया। जिन्हा ने जब अपना पाकिस्तान बनाया तो फिर ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया, कुरान का इस्तेमाल किया, शरिया का इस्तेमाल किया, मदरसा एंड देयर आफ्टर मकताब का इस्तेमाल किया। एंड दैट्स अ रिलीजियस नेशनलिज्म जो है अभी का है। जब आप लोग एंशियंट टाइम पीरियड में जाते हो, एंशियंट टाइम पीरियड में इंडिया या फिर अब पकड़ के चलो पर्शिया या फिर चाइना या फिर इवन ग्रीक, ये लोगों को रिलीजन से इतना मैटर नहीं करता था, बट आज के टाइम पीरियड में पड़ता है। एंड आज के टाइम पीरियड में दुनिया की हर एक कंट्री कहीं ना कहीं तो रिलीजियस नेशनलिज्म में रहती ही रहती है। आप वेस्टर्न कंट्रीज देख लेना, ब्रिटिश लोगों को एक साथ क्या बाइंड करता है उनका रिलीजन, अमेरिकन लोगों को एक साथ क्या बाइंड करता है उनका रिलीजन, दैट वाइट मैन सुप्रीमसी या फिर क्रिश्चियन सुप्रीमसी विल ऑलवेज बी देयर। बट फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है नेशनलिज्म का, ये लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब आपकी लैंग्वेज जो है ये आपको ये पर्टिकुलर लैंड से बाइंड कर रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको आपकी लैंग्वेज ये लैंड से बाइंड कर रही है, इसका प्राइमरी एग्जाम्पल अभी आपको बांग्लादेश में दिखाई देगा। बांग्लादेश मुस्लिम है, पाकिस्तान मुस्लिम है, फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हो गए? लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। बांग्लादेशी मुस्लिम जो है ये बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, जबकि पाकिस्तानी मुस्लिम मेजॉरिटी ये पंजाबी स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है। तो वो लोगों का बंगाली स्पीकिंग लोगों के साथ कभी जमा ही नहीं ना। एंड दैट्स व्हाई 1972 में व्हेन वी क्रिएटेड बांग्लादेश ऑब्वियसली इट वाज एन ईजियर टास्क। कहीं ना कहीं तो आपने जो है वो बंगाली नेशनलिज्म का सहारा लिया। इनफैक्ट बांग्लादेश का नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिख के रखा हुआ है राइट, आमार शुनार बांग्ला। एंड कहीं ना कहीं तो आपने वो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म का टिंज तो ही दे ही दिया। इंडिया में भी ये हुआ है। इंडिया में जब तमिल नेशनलिज्म की आप बात करोगे, हिंदी नेशनलिज्म की बात करोगे, मराठी नेशनलिज्म की बात करोगे, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को बताया गया ना कि लैंग्वेज इज समथिंग दैट बाइंड्स यू टू दिस पर्टिकुलर लैंड एंड दैट्स व्हाई यू शैल नेवर बी लिविंग योर लैंग्वेज। परहैप्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है एंड आफ्टर केरला है, इतना अपोज क्यों करते हैं?
बिकॉज वो भाषा कहीं ना कहीं तो उनके नेशनलिज्म का जो प्रतीक है, एंड उनके नेशनलिज्म में अगर वो भाषा है तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू गिव अपॉन देयर लैंग्वेज एंड अडॉप्ट सर्टन न्यू लैंग्वेजेस। वैसे फिर अपने पास जो एथनिक नेशनलिज्म भी है, ये इशू तो आपको इंडिया में ही दिखाई देगा कहीं ना कहीं। तो एथनिक नेशनलिज्म मतलब क्या है कि इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगता है कि नॉर्थ ईस्टर्न के लोग जो है मंगलॉइड ट्राइब के लोग हैं, दैट्स वाई इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता मणिपुर के पास जाने में या फिर मणिपुर की तरफ देखने में, बिकॉज मणिपुर के लोगों को या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को व्हाट आर द थिंग दैट इज़ बाइंडिंग यू टू देयर लैंड, तो ऑब्वियसली वो उनका एथनिसिटी है। ये चीज़ कहीं ना कहीं तो इंडिया में भी आपको दिखाई देगी। आर्यन सुप्रीमसी की बातें जब हम करते हैं तो जब एक इंडियन बोलता है कि यार ये आर्यन तो हम ही हैं, बाहर से कोई आया नहीं है, वी आर आर्यन एंड वी आर द मास्टर रेस, कहीं ना कहीं तो एडोल्फ हिटलर ने भी यही किया। एडोल्फ हिटलर ने जर्मन पॉपुलेशन को बताया कि थोड़ा क्रिश्चियनिटी को आप बाजू में रखो एंड बी प्राउड ऑफ द आर्यन ओरिजिन। आर्यन ये एथनिक यू कैन से दैट कि नेशनलिज्म है, एंड हम सब अगर आर्यन हैं तो एक साथ आते हैं, एंड आर्यन एक साथ आ गए तो पूरे दुनिया पे राज करेंगे। तो दैट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्मन नेशनलिज्म यू कैन से दैट। एंड कहीं ना कहीं तो यू कैन से सेक्युलर नेशनलिज्म, जो अगेन इंडिया में आपको नेहरू के थ्रू डेवलप्ड होता हुआ दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं तो आपकी कंट्री जो है ये धर्म, ये भाषा एंड देयर आफ्टर ये जात पात या फिर एथनिसिटी या फिर रेस जो है इसका गुलाम ना बने। दैट्स 1950s ऑनवर्ड ये सेक्युलर नेशनलिज्म पूरे दुनिया में आपको फैलता हुआ दिखाई देगा। सेक्युलर नेशनलिज्म में होता क्या है कि आपके लिए एक फ्लैग दिया जाएगा, नेशनल एंथम दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा और एक मैप दिया जाएगा। तो जब आप अपनी लॉयल्टी कंट्री को देते हो तो कंट्री के पैरामीटर ये 4 होता है, कहीं ना कहीं तो कंट्री का संविधान, वो कंट्री का फ्लैग, वही कंट्री का यू कैन से दैट कि दिस वन दैट इज़ नेशनल एंथम। तो इन चीज़ों को अगर आप लॉयल्टी दोगे देन ऑब्वियसली आपको क्या लगेगा, सारे लोग इक्वल है, एंड आफ्टर आप अपने ही कंट्री के बीच में जो झगड़े नहीं करते हो। एंड दिस इज़ वेयर योर आंसर लाइज कि जब अमेरिका सीरिया में गया रिलीजियस नेशनलिज्म, अमेरिका लीबिया में गया रिलीजियस नेशनलिज्म, अमेरिका जब सूडान में जाता है तो एथनिक नेशनलिज्म, अमेरिका जब ओमान एंड यमेन में जाता है हाउती रिबेलियन आपने सुने होंगे, एथनिक नेशनलिज्म। ये फिकल वर्जन होते हैं नेशनलिज्म के या फिर आपके कंट्री को होल्ड रखने के। ये पिछले 100-200 ईयर्स में डेवलप्ड हुए हैं, तो ये लॉयल्टी जो है यू कैन ईजिली ब्रेक डाउन। एंड जब आप ये लॉयल्टी इजीली ब्रेक डाउन कर पाते हो तो कहीं ना कहीं तो नेशन स्टेट जो है ये इजी टारगेट होते हैं बड़े वेस्टर्न पावर के कि दे कैन एंटर इनटू दिस कंट्री एंड दे कैन इजीली गेट रिड ऑफ दिस कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इंडिया और पाकिस्तान का ही एग्जांपल देख लेना, कहीं ना कहीं तो इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं कि हम लोग बलूचिस्तानी लोगों को सपोर्ट करते हैं। एंड बलूच नेशनलिज्म क्या है, तो इट इज़ एन एथनिक नेशनलिज्म। बलूच लोग जो अपने आप को एथनिकली अलग मानते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन। बलूच नेशनलिज्म कैन बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। तो वो कंट्री के अंदर वो कहीं ना कहीं तो सीड्स अवेलेबल है एंड वही सीड्स को इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है, एंड दैट्स फॉर अस ऑल्सो इट इज़ ईजी टू एंटर इनटू पाकिस्तान। तो ये नए नेशन स्टेट है एंड ये नए नेशन स्टेट जो है ये हमेशा फिकल होता है। बट फिर वही वाली चीज़ अगर आप देखोगे तो पर्शिया के साथ चाइना या फिर इंडिया, दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर कॉल्ड एज अ सिविलाइजेशन। एंड जब आप सिविलाइजेशन की बातें करते हो तो सिविलाइजेशन इज़ मच मच बिगर देन द नेशन स्टेट। इनके पास जो कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जो न्यू कंट्रीज़ के पास होते ही नहीं है। एंड जब वो न्यू कंट्रीज़ के पास नहीं होते तो न्यू कंट्रीज़ की अपने ही देश को लॉयल्टी हमेशा फिकल होती है, वो कहीं ना कहीं तो जो है वेवरिंग होती है। एंड दैट्स आपको सिविलाइजेशन के पैरामीटर जो हमेशा समझना है। जब आप एक सिविलाइजेशन बोलते हो तो वो नेशन स्टेट से बड़ा पैराडिगम होता है, एंड सिविलाइजेशन के फिर अपने पैराडिगम्स होते हैं, अपने पैरामीटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, तो ये होता है बेसिकली एंशियंट मोनार्की। एंशियंट मोनार्की की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी हम लोग पर्शिया का एग्जांपल लेते हैं। पर्शिया में अगर आप देखोगे तो एंशियंट टाइम पीरियड में अकेमेनिड एम्पायर था। अकेमेनिड एम्पायर कोलैप्स होने के बाद सस्सनीड एम्पायर वहाँ पे आया। सस्सनीड एम्पायर कोलैप्स होने के बाद उनके पास जो सफ़ावीद एम्पायर था, एंड सफ़ावीद एम्पायर कोलैप्स होने के बाद पहलवी एम्पायर था। एंड कहीं ना कहीं तो ये जो 4 एम्पायर अक्रॉस पर्शिया के इतिहास में, पर्शिया इज़ एन एंशियंट नेम ऑफ द ईरान, आपको दिखाई देंगे दैट बाइंड्स टू देयर पीपल। अब पर्शिया में बैठा हुआ एक बंदा जो है, ये बंदा जो है भले ही अयातुल्ला खोमेनी से परेशान है, बट वो बंदा हमेशा कहेगा कि भाई अयातुल्ला खोमेनी है तो अपना ही बंदा, भले ही वो जो है कंजर्वेटिव है, भले ही वो पर्शिया को जो है बैकवर्ड लेके जा रहा है, बट फिर हमारे मसले हम सॉल्व करेंगे ना, बाहर वाला बंदा क्यों आ रहा है,
हमारा एंशियंट ग्रेट सिविलाइजेशन है और इतने बड़े बड़े एम्पायर हमारे हैं कि हमारे ऊपर किसी के अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। एंड अगर अटैक आता है तो इररिस्पेक्टिव पर्शिया के अंदर की रिलीजियस नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एंड सेक्युलर नेशनलिज्म, जो इसको लोग बाजू में रख देते हैं एंड पीपल यूनाइट। यही चीज़ आपको इंडिया में दिखाई देगा। इंडिया में अगर आप देखोगे तो एंशियंट टाइम पीरियड में आपको जो गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, मगध एम्पायर दिखाई देता है। एंड यही चीज़ का तो ग्लोरी लेते हैं ना हम लोग कि अगर आज के टाइम पीरियड में से फॉर एग्जांपल आप कांग्रेस ही हो, आपको बीजेपी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अमेरिका इंडिया में आ गया तो आप अमेरिका के साइड में जाओगे, आप नहीं जाओगे। जो चीज़ ओमान, येमेन या फिर सीरिया में हुई अपनी कंट्री में नहीं हो सकती, बिकॉज कहीं ना कहीं तो करने से पहले जो आपको वो चीज़ का जो है एहसास है कि वी आर ग्रेट नेशन, वी आर प्राउड नेशन, वी हैव अ लेगेसी। एंड ये पर्टिकुलर लेगेसी जो है फिर वो ट्रेचरी करने से जो आपको रोकती है। भले ही आपके ग्रीवेंसेस है आपके गवर्नमेंट से, इट डज़ नॉट मैटर। एंड सेम गोज़, कल कांग्रेस गवर्नमेंट में आएगा एंड बीजेपी का बंदा रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि बीजेपी का गवर्नमेंट जो है कांग्रेस के खिलाफ जाने के लिए कुछ भी करे। इसका एग्जाम्पल आप देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन में रहने के बावजूद कांग्रेस को बहुत बार प्रेस किए। एंड वही अगर आपको अभी दिखाई देगा कि जब देश को ज़रूरत थी पाकिस्तान के खिलाफ तो राहुल गांधी के कांग्रेस के मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएज एमपी जो है वो गए ना इंडिया की बात रखने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये पॉलिटिकल पैरामीटर है। यू हैव एंशियंट ग्रेट मोनार्की एंड ये पर्टिकुलर ग्रेट मोनार्की जो है एक लेगेसी आपके कंट्री में जो बिल्ड करना चालू कर देती है। एंड ये लेगेसी जो है हर एक बंदा वो कंट्री का जो प्रिजर्व रखना चाहता है, वो ग्रेटनेस। एंड ग्रेटनेस जो है फिर ये बाहरी पावर के अटैक में नहीं होता है। ग्रेटनेस अगर आपको चाहिए तो इंडिजीनियस पावर आपको आपके हाथों में चाहिए। वैसे ही सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा कि इकोनॉमी। जैसे अभी मैंने आपको पर्शिया एंड thereafter फिर इंडिया का एग्जाम्पल दिया। इकोनॉमी में कुछ बेहतरीन इनोवेशन ये दोनों कंट्रीज़ ने, इवन ग्रीक ने जो करके रखे। इनफैक्ट पूरे दुनिया में सबसे अर्लीस्ट कॉइनेज अगर किसी ने इंट्रोड्यूस करके रखे उसमें नाम इंडिया का आता है एंड thereafter ग्रीक का आता है। ग्रीक के अपने सिस्टर केस हुआ करते थे जो इवन लेटर ऑन रोमन्स ने पिकअप किए। एंड इंडिया में एंशियंट टाइम पीरियड में कर्शपना, शतनाम ऐसे वाले कॉइन्स हुआ करते थे। मॉनिटरी इकोनॉमी को ईजाद करने वाली अपनी परहैप्स वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री है। वैसे इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं तो इंडिया के अंदर ही आप देख लेना, आपने उत्तर पथ दक्षिण पथ सुना ही होगा। तो भले ही इंडिया में पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन कितने भी हो गए, इकोनॉमिकली वी आर इंटीग्रेटेड। एंड यही इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं तो इंडियंस को जो एक साथ बांधे रखा। भले ही आज के टाइम पर में आप देखोगे कि एक मराठी हिंदी से बात नहीं करेगा, हिंदी तमिल से बात नहीं करेगा, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम ये सारे लोग एक दूसरे के साथ धंधा कैरी आउट करेंगे। तो वो बिजनेस या फिर इकोनॉमिकल लिंकेजेस जो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। इकोनॉमिकल लिंकेजेस आपके कंट्री में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपके कंट्री के लोगों को वो एहसास रहता है कि अगर हमारे कंट्री पे दूसरों का राज आ गया तो हमारी कंट्री जो है ख़त्म। एंड यही एहसास जब अंग्रेज़ों का राज इंडिया पे आया तो हमको हुआ ना कि कब तक एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे। जैसे मराठा पूरे नॉर्थ पे अटैक करता था, नॉर्थ में बैठा हुआ मुगल मराठास पे अटैक करता था, कब तक करोगे। अब अंग्रेज़ आए हैं तो यू हैव टू यूनाइट एंड इंडियंस डिड यूनाइट इन द 19th and 20th सेंचुरी बिकॉज वो इकोनॉमिकल लिंकेजेस जो है सिविलाइजेशन के हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंडिया को उत्तर पथ दक्षिण पथ, इंडिया को जो मोनिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड एंशियंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक हुंडी, इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यही चीज़ें पर्शिया के पास थी, वही वाली चीज़ें ग्रीक के पास है एंड ये आज भी है। तो जैसे अमेरिका इंडिया में नहीं आता, अमेरिका चाइना में नहीं जाता, अमेरिका पर्शिया में भी नहीं जाना चाहेगा। आयतुल्ला खोमेनी का आप असैसिनेशन करवाओ बट फिर भी यू विल नेवर मेक रेजिम चेंज इन दी पर्शिया। पर्शिया के लोग वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। पर्शिया के लोग भले ही डिवाइडेड है, दे हैव दैट इकोनॉमिकल लिंकेज जिसके चक्कर में वो एक साथ आएंगे एंड अमेरिका को एंट्री करने ही नहीं देंगे। एंड देयर आफ्टर फिर सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट। पर्शिया के पास प्राउड लेगेसी है दो अलग अलग रिलीजन की। पर्शिया के पास अपना ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन है जिसको इंडिया में आप पारसी रिलीजन बोलते हो, एंड पर्शिया के पास जो इस्लामिक रिलीजन भी है। एंशियंट टाइम पीरियड में देवर प्राउड ज़ोरास्ट्रियन, मीडिएवल टाइम पीरियड में देवर प्राउड यू कैन से डैट की मुस्लिम्स। एंड कहीं ना कहीं तो वो दोनों कल्चर का अमेलगमेशन वो कंट्री में हुआ है। जैसे इंडिया इज़ अ प्राउड कंट्री विद द मल्टीपल रिलीजन। एंशियंट टाइम पीरियड में हमारे पास हिंदुइज़्म था, बुद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, एंड कहीं ना कहीं तो ये तीनों रिलीजन का अमेलगमेशन आज के टाइम पीरियड में हुआ है। एक ज़माने में भले ही झगड़े होंगे ये सारे रिलीजन में, बट आज के टाइम पीरियड में जो इंडियन बैठा हुआ है वो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म तीनों को एक नज़र से देखता है। फॉर अस वी आर टुगेदर
एंड वही वाली चीज़ पर्शिया में है। पर्शिया में ज़ोरास्ट्रियन एंड देयर आफ्टर मुस्लिम कम्युनिटी जो है दे हैव रिकनसाइल्ड देमसेल्फ विद ईच अदर ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 200 to 300 ईयर्स। एंड इसके वजह से हुआ क्या है कि आपके कंट्री का जो सोशियो कल्चरल मिलियू है ये काफ़ी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर है। भले ही बाहर से वो नज़र आए कि ये फिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर का बंदा जब इंडिया को देखता है तो बोलता है ना वो, क्या देखा यार इंडियंस में यूनिटी नहीं है, ये लोग जात के नाम पे बटे हुए हैं, वर्ण के नाम पे बटे हुए हैं, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, एथनिसिटी पे नाम पे बटे हुए हैं, भाषा के नाम पे बटे हुए हैं। बट ये इंटरनल राइट है। द मोमेंट देयर इज थ्रेट ऑन अस वी आर यूनाइटेड। एंड ये यूनाइटेड हम लोग क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मिलियो। एंशियंट टाइम पीरियड से जो हमारे कंट्री में जितने भी रिलीजन आए हैं राइट नाउ वो सारे ही रिलीजन को हम लोग इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। परहैप्स एक राइट विंगर हिंदू को मुस्लिम पसंद ना आए, एक राइट विंगर मुस्लिम को हिंदू पसंद ना आए, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम बोथ ऑफ देम फील प्राउड जब सोफिया कुरैशी जैसे कर्नल जो है इंडिया में है। एंड ये चीज़ क्यों है? बिकॉज ये सोशियो कल्चरल मिलियो बड़े बखूबी तरीके से लास्ट 400, 500, 300 ईयर्स में जो आपके कंट्री में डाला गया, इंडिया में वो है वही चीज़ जो आपको पर्शिया में भी दिखाई देती है। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि बाहर से जब आप देखते हो ये कंट्री को, आपको ये कंट्री में फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिखाई देते हैं अमेरिका को। बट जैसे ही अमेरिका करीब आना चालू होता है दे रियलाइज़ कि वो फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो फूट डालने के पैरामीटर है वो अवेलेबल ही नहीं है। एंड दैट्स वाई अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज फिर ये बड़े सिविलाइजेशन में आती नहीं है। अगर इंडिया सिर्फ नेशन स्टेट होता इंडियन सिविलाइजेशन नहीं होता, अगर पर्शिया सिर्फ नेशन स्टेट होता पर्शियन सिविलाइजेशन नहीं होता, तो परहैप्स अमेरिका जो 2 मिनट में पर्शिया में घुस गया होता। जो हर्ष उन्होंने किया हुआ है सीरिया का या फिर येमेन का या फिर ओमान का या फिर सूडान का, ये सारे जो है पिछले 10 to 20 ईयर्स के एग्जाम्पल है आपके सामने। दे नेवर बेसिकली बच डाउन, बट फिर इस बार वो पर्शिया में कर गए। एंड करने के पीछे का जो एक हिस्टोरिकल रीज़न सबसे बड़ा जो है यही सिविलाइजेशन वाला। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल रीज़न से हम लोगों को आज बातें करनी थी। कंटेम्प्रेरी रीज़न तो है, कोई बोलेगा न्यूक्लियर पावर, कोई बोलेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, कोई बोलेगा यूनाइटेड नेशन, दोज फैक्टर वुड ऑलवेज बी देयर। बट कहीं ना कहीं तो जो है जब इंटेलेक्चुअल डिसीजन आप लेते हो तो ये पैरामीटर भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दैट इज़ बेसिकली द सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट जो आपको पर्शिया में दिखाई देंगे। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जब अमेरिका बड़े बड़े सिविलाइजेशन में नहीं जाता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपके कंट्री के जो होते हैं वो ये डेवलप करते हैं। कंट्री में इंटरनली झगड़े चलते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं तो यही फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ब्रिज करके आपके कंट्री को यूनाइट करने का काम जो है यही सिविलाइजेशन जो हमेशा करता है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइज, एंड दैट वुड बी इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों देन डू लाइक द वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।